और मैं उस कैरेक्टर को प्ले भी करता रहता था। मुझे इतना नाचो, यही करता रहता था। हर पौधे की एक जगह होती है, अगर एक को दूसरे में मिलाओगे तो पौधा मर जाएगा। किसी भी इंट्रोडक्शन में मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं एक्टर सौरभ सचदेवा। थैंक यू। सर, सबसे कॉमन सा सवाल, कैसे शुरुआत हुई? क्या शुरुआत एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई आपकी? हुई? ओहो, ये तो आपने कई जगह सुना होगा, मैंने कई जगह सुना है, इंटरव्यू लेकिन में। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। अब मेरे चैनल पे पहली बार हो रही है। अच्छा, एक्टिंग की शुरुआत ऐसे हुई कि जल्दी से फेमस और रईस होना था, और एक लड़की थी उसको दिखाना था, और क्योंकि वो बहुत रईस थी, और मैंने सोचा कि यही सबसे, मैंने मॉडलिंग पहले बिज़नेस शुरू किया, वो चला नहीं, फिर मैंने मॉडलिंग शुरू करी तो उसमें रैंप पे चला, तो मेरे को लगा ये मेरी जगह नहीं है। फिर सोचा एक्टिंग जल्दी से फेमस बना देगी और पैसा भी आ जाएगा। पर जैसे ही एक्टिंग में घुसा बैरी सर के साथ, तो कुछ ही दिन में समझ आ गया कि फेमस और पैसे की को पीछे छोड़ना पड़ेगा, पहले सेल्फ एक्सप्रेशन ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज स्कूलिंग बहुत ख़राब हो रही थी, स्कूल में फेल हो रहा था, बहुत डिसलेक्सिक हूँ, तो लगा कि ये प्रोफेशन मुझे सेल्फ एक्सप्रेशन देगा। और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करूँ। मेरे से बात करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, सो वर्ड्स नहीं थे ज़्यादा, वोकैबुलरी नहीं थी। सो पैरी सर के साथ फ़िज़िकल वोकैबुलरी समझ आई, मास वर्क, बॉडी वर्क, वहाँ से शुरू हुआ, और फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। और आज 25 साल हो गए। मेरी पहली फिल्म थी मरून, जो पुलकित ने बनाई थी। पुलकित मेरा स्टूडेंट था, तो उसके बाद उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, वो मेरे साथ एक्टिंग सीखने आया था। फिर मेरा घर में आया एक दिन, तो कह रहा है कि मेरे को कुछ करने के लिए। मैंने कहा मेरा एक कैमरा ले जा और नीचे पार्क में जाके लोगों से पूछ कि वो पार्क में क्यों आते हैं। तो उसने पूछना शुरू किया और वहाँ से उसको डायरेक्शन का चस्का चढ़ गया। तो उसने शॉर्ट फिल्म बनाई थी मेरे साथ, फिर उसने पहली फिल्म बनाई मरून, और फिर उसके बाद उसने काफ़ी सारी फिल्में बनाई। अभी मालिक भी उसी ने डायरेक्ट करी थी। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि सलमान खान को देख के एक्टिंग का चस्का लगा। सलमान खान नहीं, वो एक फिल्म देख रहा था, उसमें आई थिंक सलमान खान थे, मुझे बहुत बहुत ब्लर सा याद है कि वो सलमान खान ही थे। तो मेरे दोस्त ने बोला था, उसने बोला तू एक्टर बन जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं स्कूल ढूंढने लगा एक्टिंग के, और किसी तरीके से मेरे को किसी ने बताया कि नोएडा में स्कूल है, तो नोएडा में बैरी सर के पास पहुंच गया, और वहाँ पे पहले ज्वाइन नहीं करना चाहता था, छोटा सा स्कूल था, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ नहीं ज्वाइन। फिर मेरे किसी एक जान पहचाने जो लखनऊ में जो राइटर थे, उन्होंने बोला अगर सीखना है तो उन्हीं के पास जाना, वो बेस्ट है। तो मैंने किसी तरीके से पैसे जुटाकर पहुँच गया वहाँ पर। मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे कि मैं एक्टर बनूँ, पर मैंने दोस्तों यारों से पैसे लिए और पहुँच गया वहाँ पर, और बस फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। तो आपने स्टार्ट में बताया कि किसी को दिखाना था, क्या थी लड़की, क्या लव स्टोरी थी, कुछ थोड़ा बहुत? नहीं, बस ऐसे ही जो आपकी यंगस्टर में होती है, जैसे आपकी और आपके हस्बैंड की वही होगी, वैसी ही स्टोरी थी। आपकी नैया पार लग गई, हमारी नहीं लगी। तो बस फिर वही बात है कि और अब यंग होते हैं, अब तो छोटे थे, आपको पहली बार किसी को कोई पसंद आता है तो आपको लगता है यही है ज़िंदगी। पर जब आप मूव ऑन कर जाते हैं तो आपको लगता है और भी बहुत कुछ है ज़िंदगी रही। फिर एक्टिंग से प्यार हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन से प्यार हो गया, अपने आप को खोजने से। स्टूडेंट, जब मेरे को बैरी सर ने बोला कि एक्टिंग कोच बनोगे, तो जब कोच बना तो उससे प्यार हो गया कि आई कैन, स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देम सेल्फ एंड दे कैन बी फ्री। उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, तो फिर मुझ में 25 साल निकल गए। तो मिली लड़की दोबारा नहीं मिली इतने फेमस होने के बाद? नहीं, वो तो कभी कब के, वो तो कब के, अब फेमस तो अब हुए हैं। हाँ, अभी तक थोड़ा ना कोई बैठा हुआ है हमारे लिए। तो कभी उसने कोई मैसेज, कोई इंस्टा पे कोई? ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमारे को। अच्छा है कि नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश होंगी, हम कभी मिले भी नहीं वापस। वो अच्छा है, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है आपकी लाइफ में। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे, हाँ, कि जिससे आप मूव हो जाते हैं, जिससे आप आगे बढ़ जाते हैं या नया कुछ देख लेते हैं। वो कहीं से भी आता है, कई बार किसी की डेथ से आता है, किसी कोई किताब से आ जाता है, कोई एक्सपीरियंस से आ जाता है, कोई किसी के पैदा होने से आ जाता है।
आपने बोला कि आपकी बिटिया हुई होगी, उससे आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, कुछ शिफ्ट आया होगा, वो आता है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से आप कुछ नया देखने लगते हैं, नई तरीके की दुनिया देख। तो वैसे ही उनको उनके साथ वो मेरे लिए एक शिफ्ट था कि मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, शायद वो मेरी कॉलिंग भी थी, क्योंकि मैं बचपन से सोचता था कि मेरे को कुछ अलग सा करना है, कुछ नया करना है, पर पता नहीं था क्या। तो हो सकता है कि वो एक नेचर ने या यूनिवर्स ने वो कुछ शिफ्ट लाने के लिए किसी को वो मेरी किस्मत लाइफ में आना था कि वो आपकी लिखती, कि वो लेखनी थी ना, कि वो मिलेगी आपको, एक आपको गहरी चोट लगेगी, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पॉसिबल है। किस्मत अगर बोलें तो मैं किस्मत को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। बस मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग करते रहो या एंड बस दैट्स माय। अच्छा, मैं आपको सुन रही हूँ, ठीक है, आपकी जुमा बोलती है, उससे पहले आपकी आंखें बोलती हैं। अरे वाह। जो आपका ना इरफान साहब, उनकी आंखें सबसे पहले बोल देती थी। हाँ। वो डायलॉग बोले उससे पहले उनकी आंखें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए। राइट। तो आपको जब आप डायलॉग वगैरह बोलते हो तो आँखों पे और ज़ुबान पे कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत होने पे करनी पड़ती है और राइट थॉट पे करनी पड़ती है, बिकॉज़ डायलॉग के पीछे सब टेक्स्ट क्या है या क्या क्या कहना जो लिखा है उसके पीछे एक्टर क्या कहना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और आंखें शुरू से ही बड़ी थी, ऐसी ही थी, पर डेप्थ नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि खुद के एक्सपीरियंसेस उतने ज़्यादा नहीं थे और पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग नहीं थे। अभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं, समझे हैं, तो और कैरेक्टर के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू बनाए जाते हैं, तो जो वो पॉइंट ऑफ व्यू मेरे बात से पहले आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी को बोलूँ कि आई लाइक यू इन द सीन, और मुझे दिखाना है कि मुझे वो पसंद नहीं है, तो पहले आंखों में आएगा कि हाँ आई लाइक यू, पर आंखों में आया कि नहीं, तो वो थॉट आंख में आना ज़रूरी है। यानी कि ज़ुबान से पहले आपकी आंखें बोल देनी चाहिए ना, हाँ। कि पहले इम्प्रेस हो जाएगा कि ऐसा ना कि आंखों में तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, बोलोगे तुम क्या आगे चल के। जी। अच्छा, जैसे कि मैंने पढ़ा कि आप एनिमल में आबिद का कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन तृप्ति डिमरी को देखकर आपका मन कन्विंस हो गया कि हाँ मैं करूँगा। क्या कहानी थी वो ऐसा नहीं था कि आबिद का कैरेक्टर मैं तृप्ति की वजह से कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मेरा लिंक नहीं है उस बात से। बात ये थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस वर्ल्ड में जा रहा हूँ, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था स्टोरी, क्योंकि ऑल 80% तक स्टोरी शूट हो चुकी थी। तो मुझे लगा था कि 80% फिल्म शूट हो रही है, अब क्यों मुझे ले रहे हैं। तो मैंने संदीप सर के पास 2-3 बार गया नरेशन लेने के लिए, फिर वो मुझे एडिटिंग रूम में लेके गए कि मैं तेरे को सीन्स दिखाता हूँ कि क्या वर्ल्ड में घुसना है। तो उन्होंने मुझे वो मास वाले सीन दिखाए, तो मैं और भी ज़्यादा शौक रह गया कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये क्या कौन सा वर्ल्ड है, ये बिल्कुल भी रियलिज्म वर्ल्ड नहीं है। अगर आप पहली बार वो सीन देखेंगे तो आपको लगेगा ये कौन सा वर्ल्ड है। फिर उन्होंने 1-2 सीन्स दिखाए जिसमें तृप्ति का भी एक सीन था। वो इसलिए उन्होंने दिखाया क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी, तो वो जानते थे, तो कि क्या कहते हैं तुम्हारी स्टूडेंट भी इसमें है, तो उसका सीन दिखाता हूँ। फिर वो वाला सीन दिखाया जिसमें वो बाहर लॉन में बैठे हैं दोनों, और वो भाई लोग वहाँ पे मजाक कर रहे हैं, और वो कितना अच्छा कनेक्शन था। तो और फिर उसके बाद सौरभ जो उनका राइटर थे, उन्होंने मेरे को 1-2 सीन और नरेट करे और कह रहे इस वर्ल्ड में जा रहे हैं और ये एक पार्ट है ऑफ वो जो मास वाला। तो मैं कन्विंस हो गया कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेंगे ये मुझे नहीं पता, पर कैसे पहुँचेंगे ये, अगर ये कोई राइटर और डायरेक्टर कन्विंस कर देगा तो ये तो बहुत ही कमाल होने वाला है। मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो इतना अनप्रेडिक्टेबल और इतना नया था। तो मैंने बोला कि हाँ, ये मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि आई शुड डू इट। तो संदीप रेड्डी वांगा के साथ कैसा एक्सपीरियंस है काम करने का? बहुत मज़ा आया मुझे तो, बहुत ही क्लियर थे। उनको पहले से पता था कि कौन सा म्यूज़िक डालना है, उनको पहले से पता था कि कैसी स्टोरी जाएगी। मेरे को उन्होंने म्यूज़िक पहले से सुना दिया था, किसी तरह से लास्ट सीन का म्यूज़िक वो मेरे को पहले से सुना रहे थे। तो कहते कैसा लग रहा है, मैं कहा ये हमारी फिल्म के साथ जाएगा, तो कह रहे हाँ जाएगा। एंड देन जब उन्होंने लगाया वो, तो इट वॉज ब्यूटिफुली वेंट विद इट। मेरे को तो बहुत मज़ा आया। ही वॉज वेरी क्लियर वॉट ही वॉन्टेड, वेरी क्लियर। मैंने इतना ज़्यादा विजनरी डायरेक्टर
अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जो इतनी दूर तक देख ले कि फिल्म ऐसी बनेगी और उसका बिजनेस कैसा होगा, ये भी देख लिया था उस आदमी ने कि इसका बिजनेस भी बहुत बड़ा होगा। तो एंड वेरी हम्बल, सबकी रिस्पेक्ट करते थे सेट पे। और मेरे साथ कई बार क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट यू थिंक ये सीन चलेगा, वो जो एक्शन वाला सीन। मैंने कहा कुछ होल्ड करने के लिए नहीं है संदीप सर। तो कह रहे, मैंने कहा प्लेन पे चढ़ा दो उनको कि लड़ाई कर रहे हैं, प्लेन पे चढ़ा गए। तो कह रहे मेरा भी दिल था पर ये वो परमिशन ही नहीं दे रहे हैं मुझे प्लेन पे चढ़। मैं कहा प्लेन पे ऊपर खींचेंगे, नीचे गिराएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, कुछ करेंगे ना, खाली कैसे। हाँ, तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने भी वो चाहा था पर वो परमिशन नहीं है उस बात की। तो मैंने कहा अच्छा बढ़िया। तो नहीं, उनकी फिल्में तो देखते हैं, उनका विजन में क्लियर हो जाता है कि ऐसा वो चाहते हैं स्क्रीन पर। रियल लाइफ में कैसे हैं? रियल लाइफ में तो मैं बताया कि मेरे लिए तो बहुत ही कमाल आदमी है वो। मेरे साथ बहुत फ्रेंडली थे, रिस्पेक्ट था कि जब मैं स्टोरी सुनने भी गया हूँ तो भी वो मुझे नीचे तक छोड़ने आते थे। मेरे को लगता था भाई मैं इतनी रिस्पेक्ट कोई आदमी दे रहा है मुझे, डायरेक्टर दे रहा है, और रियली टेकिंग केयर कि ही वाज रिस्पेक्टिंग माय क्राफ्ट। ही वाज नॉट थिंकिंग कि ये बड़ा एक्टर है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देख रखा था, वहीं से मुझे अपने select काम की कदर कर रहे हैं कि हाँ, वो कदर क्या कर रहे क्या थे। दे रहा हो पूरी हाँ, निकाल हाँ, के। बॉबी दिल के साथ कैसा रहा? बॉबी सर आप बहुत उनकी ही जुबान बन गए थे। हाँ 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 कैसा रहा? बॉबी सर बहुत ही इस फिल्म में मुझे लगा कि वो बहुत 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 ज़्यादा कंफर्टेबल आदमी था, जो मैंने उनकी कई फिल्मों में नहीं देखा। पर इस फिल्म में मैंने उनको बहुत ही कंफर्टेबल देखा, बहुत ही कॉन्फिडेंट देखा। ऐसे लग रहा है कि सरेंडर करने आया है इंसान इस काम को। और जब वो एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे तो एक दो बार मैं शॉट देख रहा था, मैंने बोला आप क्या लग रहे हो यार, आप कितना कंफर्टेबली सीन कर रहे हो। तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड somehow we connected very well। मैं एक तो हम शक्ल से तो कनेक्ट कर ही गए आंखों की वजह से, और पर somehow we really connected like पानी की तरह एक दूसरे में बिल्कुल। I really liked his energy, very vulnerable, very beautiful। ये जो आए ना एनिमल में, तो लोगों ने कहा कमबैक हो तो बॉबी हाँ जैसा हो। हाँ, वो तो सारी दुनिया ना, को ये ना लगा। हो तो ना हो, ये हो तो फिर ऐसा ही हो। राइट राइट राइट, वो तो बहुत लोगों को लगा कि ये बेस्ट बेस्ट नहीं, वो कमबैक। स्क्रीन पे दिखाया उन्होंने कि भी मैं आ गया हूँ। ऐसा कमबैक किसी का नहीं हुआ आज नहीं तक। हुआ। हाँ हाँ आश्रम भी आई उनकी, उसके बाद जो हाँ। बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। रणबीर कपूर के साथ रणबीर कपूर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर, और जब भी मैं उनके साथ बैठता था वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस आदमी है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं आपके बारे में, आपको जानना चाहते हैं। और बहुत ही एक्टिव एनर्जी है, ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी पैसिव एनर्जी नहीं है, पर एक्टिव एनर्जी एकदम से। ही कैन शिफ्ट हिमसेल्फ एंड somehow I am in awe of his personality and his as an actor। मेरे को लगता है कि वो कमाल एक्टर है यार, वो सब कुछ कर सकता है। राम तो बन ही गए। हाँ राम बन हाँ गए। हाँ, राम भी बन गए। अच्छा, तृप्ति डिमरी जैसे अपने ब्रांड के स्टूडेंट हैं आपकी, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी। आप पहले उनके साथ काम कर चुके हो एनिमल में। हाँ जी। एनिमल पार्क में भी होंगी। होंगी होना मेरे को कंफर्म पता ही नहीं है, है। क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा तो थोड़ा बहुत तो झलक दिखी नहीं, आपका पर भी। मुझे पता नहीं है कि एनिमल पार्क में होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि मेरे को खुद नहीं अभी तक स्क्रिप्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी कोई डिस्क्लोज नहीं किया कि आगे क्या करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे। आई हैव नो आइडिया। धड़क 2 में फिर से आप काम कर रहे हैं तृप्ति के साथ। हाँ हाँ हाँ। कैसा है धड़क के बारे में कुछ बताना, कि जो स्टोरी लाइन हमने ट्रेलर में देखी है काफी बज़ बना हुआ है, राइट राइट। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आपको क्या दिखा ट्रेलर में? मैंने ट्रेलर में देखा ना कि वही जो आज के कास्टिज्म का वही खेला गया इसमें, कि ऊंच नीच का आज भी है। right। हम कहाँ आ गए हैं, Right। 2025 है, राइट। हम जी अभी भी कुछ कुछ इलाकों में वही चीज़ें, वही फिल्म में दिखाया गया है। Right। आपका क्या कहना है उसके बारे में? मेरा ये कहना है कि वेरी बोल्ड स्टेप है साजिया जो डायरेक्टर हैं, उनका बहुत ही बोल्ड स्टेप है। और आई एम वेरी हैप्पी कि धर्मा इनको प्रोड्यूस कर रही हैं और इसको आगे लेके जा रही हैं फिल्म को, क्योंकि इसको एक अच्छी ओपनिंग मिलेगी और अच्छा काम, और ऐसी फिल्मों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है।
ट्रेलर में ही आपको दिख रहा है कि कितना बढ़िया ट्रेलर बन कट के आया है, सॉलिड है। बहुत ही सॉलिड है। हाँ, और जब हम शूट भी कर रहे थे तो साजिया बिल्कुल क्लियर थी, बहुत ही हम्बल, बहुत चुप और ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर उसको पता था कि वो क्या बना रही है। उनके साथ जो राइटर थे राहुल, वो भी बहुत ही क्लियर थे। सो आई फील पैशनेट टीम थी एक काम करने वाली, राइट। सारे पैशनेट लोग थे और सब लोगों ने अनुराग सर के साथ काम किया है, तो उनके माइंड सेट है, पता है उनको काम कैसे करना है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी इन द सेट, मेरे को बहुत मज़ा आया। और जो मैंने ट्रेलर देखा मुझे लग रहा है कि बहुत ही कमाल फिल्म होने वाली है, मज़ा वो तो मज़ा आ गया। आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बताएंगे कैसा? मैंने मुझे देखा कि बच्ची के पास आप आते हैं, हाँ। और वो लगा कि पापा आप पूछ तो क्या कर रहे हो, कहने खरबूजा लगा रही हूँ। तो आपका कैरेक्टर थोड़ा बताएंगे कैसा है, क्या है? मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो हमने झलक देखी तो उसमें तो पता है कि आप एक बच्ची के पिता बने हुए हैं। हाँ, वो सही है। और हाँ, मेरी सही। एक बीवी भी है। एक बीवी भी है। हाँ, और मैं पौधा उगवा रहा हूँ। रियल लाइफ में बीवी कब आ रही है? हैं? रियल लाइफ में रियल लाइफ में कौन? बीवी बीवी आपने कौन उसमें तक है? देखो कब आएगी। अब गिव अप कर दिया हमने। ये तो अरे ऐसा कैसे कर सकते हो? आप give up कर दोगे। हर किसी की आपकी तरह किस्मत नहीं होती ना। आप मैंने पढ़ा ही है, क्योंकि मिली तो मैं आपसे पहली बार हूँ। आपका एक स्टूडेंट था, आपका जो स्कूल से बाद में आते हैं, उसने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि ऑस्कर में गई थी। उसकी क्या कहानी थी? ऑस्कर में? अच्छा, हाँ, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। लड़के का नाम शायद सिद्धार्थ सागर था शायद। सागर, हाँ। वो ऐसा था कि मैं जब नया नया बॉम्बे गया था तो एक फ़िल्म का ऑफ़र आया था मेरे पास टू उसमें असिस्ट करने के लिए। तो वो उड़ीसा के डायरेक्टर थे, उनका नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मनमोहन महापात्रा। और तब मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने वो नंदिता दास के बेटे के लिए चाहिए था उनको। तो नंदिता दास थी उसमें, दिया मिर्ज़ा थी, राहुल बोस थे। तो वो चाह रहे थे कि किसी ऐसे बच्चे को ले लें जो पहले से एक्टिंग कर रहा है। मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा बच्चा हो जो बिल्कुल ही फ्रेश हो। तो मैंने बोला कि मेरे को आप 15 दिन दे दीजिए, मैं किसी को ट्रेन कर दूंगा, क्योंकि मैं एक्टिंग सिखाता हूँ तो मैं ट्रेन कर दूंगा। तो मैं स्ट्रीट पे घूमा और मैंने बहुत सारे बच्चों को बुलाया, और वो स्ट्रीट वाले बच्चे आते नहीं हैं, तो उनको खाने का लालच दे कर कि आओ हम वर्कशॉप कराएंगे। और फिर वो आए और फिर कई सारे उसमें से भाग गए। फिर मैं ओशीवारा स्लम जो है वहाँ से बच्चे मैंने बुलाए और उनके साथ काम करना शुरू किया। एक छोटा सा रूम था, उसके साथ काम करना लग गया। और फिर उसमें से एक लड़का सिलेक्ट करा हमने, जिसने वहाँ पे परफॉर्मेंस करी और कमाल परफॉर्मेंस करी। वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई। फिर उसने एक शॉर्ट फिल्म करी थी, और उस वो मुझे पता नहीं है, शॉर्ट फिल्म शिक्षा की शॉर्ट फिल्म थी वो। और फिर वो ऑस्कर चला गया था। वो मतलब ऑस्कर में नॉमिनेटेड थी, इसलिए वो, हाँ, तो वो वहाँ पे चला गया। और बस उतनी फिर वो आता था, मैं वापस जब आया था तो मेरे से कई बार बात होती थी। अभी भी उसकी थोड़े दिन पहले शादी थी तो वो भी मेरे से बात कर रहा था। तो काफ़ी बड़ा हो गया अब तो एज में। उसके फादर बहुत खुश थे, क्योंकि वो शायद, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, कि वो कोई सीरियल करने लगा था जिसमें उसको कुछ दिन की 2 या 3 हज़ार रुपये मिलते थे। वो बहुत बड़ी बात थी उसके लिए, और उसके फादर भी बहुत खुश थे। मैंने उनके फादर को, मेरे को याद है, मैंने एक बार बोला था कि इसकी पढ़ाई मत छोड़वाना, और उन्होंने पढ़ाई करवाई थी। तो वो काफ़ी टाइम तक असिस्ट कर रहा था। अभी मुझे नहीं पता कि वो असिस्ट करता है या, पर कई बार इंस्टाग्राम पे हेलो हाय करता है मेरे को। हाँ, हाँ। अच्छा, तो अब टाइम मिलता तो अब रिस्पॉन्ड करते हो? हाँ, मैं तो रिस्पॉन्ड तो करते हैं। हाँ, हम करेंगे। हाँ प्लीज़। मैं करूँगी। हाँ प्लीज़ कर। रिस्पॉन्ड मैं सबको करता हूँ, कोई हेलो भी करता है तो मैं उसको वापस रिस्पॉन्ड करता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, पता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस। अभी पंचायत रिलीज़ हुई है, तो मैंने बहुत से लोगों को मैसेज किया कि हमारे साथ इंटरव्यू करिए, हमारे साथ करिए। हमें मना किया हुआ है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। मैं जब देखना शुरू किया तो ये सबके पास आ रहा है। मैंने ये भी कहा कि भाई सबको दे, थोड़ा सा दे दो, 5 मिनट ही दे दो। तो उनका रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो मैं को बोल रही थी कि अगर मैं उनकी जगह होती तो एक बार रिस्पॉन्ड तो कर ही देती। कि दूंगी नहीं दूंगी बात की बात है, लेकिन कोशिश करती कि मैं इनको भी दे दूँ। मैं कोशिश तो यही करता हूँ, कभी कभी भाग जाता हूँ, पर मेजरली कोशिश यही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें एक रिस्पेक्ट है कि मैं कम से कम ये बोल दूँ कि मैं नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि उससे इंसान दूसरा अटका नहीं हुआ है मेरे लिए, राइट। वो आगे मूव कर सकता है। और
तो मैं ये बोलने में कई बार डिफ़िकल्टी होती है कि नहीं मैं कर पाऊँगा, दूसरे को बुरा ना लगे, पर फिर भी मैं कह ही देता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं उनको लटका के ना रखूँ। ये भी सही है। हाँ हाँ, अगर मुझे नहीं करना है तो मेरा। अच्छा, एक शुरुआत में कहा था कि जब उसने दिल तोड़ा तो उसने बिजनेस किया था, तो क्या था बिजनेस? वो साल भर के अंदर बंद हो गया था। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट। अच्छा। हाँ, हैंडीक्राफ्ट में फ्रेम्स, कैंडल स्टैंड्स, मोज़ैक के, बीड्स के और ज्वेलरी, वुमेन ज्वेलरी, बीड्स की सहारनपुर से लेकर आता था। और शादरा के पास भी कहीं अंदर स्लम्स में काम होता है वैसा, तो वहाँ से जगह से ढूंढ ढूंढ के लाता था, पर वो चला नहीं क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना आता भी नहीं था। मुझे पता ही नहीं था बाहर की मार्केट कैसे काम करती है, और उस टाइम सब लोग एक्सपोर्ट करते थे, तो मैंने कहा हम भी करते हैं, देखते हैं, तो वो चला नहीं। फिर मेरे साथ एक पार्टनर था मेरा, उसने बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नहीं आता है हमें, तो फिर वो बंद ही हो गया, नहीं चला। तो जो लगाया था कुछ वापस नहीं निकला? नहीं, कुछ भी डूब नहीं, गया सब? कितना कुछ भी लगाया नहीं। था? मुझे याद नहीं है, उस बहुत पुरानी बात फिर है। भी लाख रुपए तो लगे ही होंगे आराम से। हाँ, इतना तो लगा ही है ना? होगा, राइट। हाँ, तो उसकी बस काफ़ी टाइम तक मेरी मदर ने वो सब कुछ संभाल के रखा था। वो किसी किसी को गिफ्ट दे देती थी कि किसी को गिफ्ट तो दे देंगे। ये सही था। हाँ। नहीं, ये चलो ले जाओ। तो पहले हम फिर यहाँ नहीं ले रहते थे, एक दूसरे घर में रहते थे, तो वहाँ पर एक जो नीचे वाला फ्लोर था उसमें एक रूम में काफ़ी सारे मेरे वो पुराने तो वो संभाल के रखती थी, किसी को गिफ्ट दे देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। तब तो उसकी वसूली हो गई होगी ना, जो लगाए थे। हाँ, नहीं, गिफ्ट देते रहते थे। फिर वो खराब होने लगे क्योंकि वो जंग लग गए, खराब होने लगे। अच्छा, बैरी जॉन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने कहा था कि उन्होंने आपको अप्रोच किया था और तुम पढ़ाओ के एक्टिंग सिखाने के लिए नहीं, बल्कि आप कहा था कि तुम बच्चों को सिखाओ। कैसा रहा एक्सपीरियंस के साथ काम करके, क्योंकि वो शाहरुख खान के भी गुरु रह चुके हैं? मुझे मेरे लिए उन बहुत ही कमाल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे किसी कोच ने मुझे उससे पहले ऐसे समझा नहीं था जिस तरीके से उन्होंने समझा। कोच ना हमेशा दूर से सब्जेक्ट पढ़ाता था और मेरे को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मैं डिसलेक्सिक भी था और मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था और कभी भी ऐसे रिलेट नहीं कर पाया। मेरे लिए कोचिंग ये थी कि मुझे नीचा ही दिखाया जाएगा, मेरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, मुझे सबके सामने बेइज्जती होगी, ऐसी फीलिंग थी हमेशा। पर मुझे याद है कि पहला दिन मैं जब उनके पास गया था तो हम सर्कल बना के बैठे थे, जो मेरे लिए नया था। फिर वो आए और फिर वो बड़े हाथ रख के ऐसे और बैठे, क्योंकि एज थी उनकी और वो बैठने, तो वो क्या कहते हैं, और फिर बैठ के उन्होंने चश्मा पहन के जब हम कुछ बोल रहे थे तो लिख रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिख रहा है ये आदमी, तो वो हम जो बोल रहे थे वो लिख रहे थे। तो मैंने कहा, उस दिन मुझे समझ आया कि ये आदमी ना मुझे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएगा, ये मुझे पढ़ाएगा, ये मुझे समझेगा। और वहाँ से मेरा शिफ्ट हुआ कि ये राइट कोच है मेरे लिए, राइट। और मेरे को इतना मज़ा आने लगा कि मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे, पर मैं तो उन्हीं के पास जाता था। मतलब ऐसा भी होता था कई बार कि जब हम नोएडा तक, पहले नोएडा सीखने जाता था, फिर जब दिल्ली में स्कूल हो गया तो मैं गाड़ी लेके जाता था फादर से, सुबह से शाम तक वहाँ पे काम किया, शाम को वहाँ से पैदल चल के आ गया। मुझे याद भी नहीं है कि गाड़ी लेके गया था, इतना एक्टिंग में लगा रहता था। तो पापा सुबह पूछते थे, अबे गाड़ी कहाँ कर दी? मैंने गाड़ी कहाँ गई? तो मैं वहाँ छोड़ी थी, फिर मैं भागकर बस में चढ़कर चला था, वहीं खड़ी है। चलती भी एक्टिंग होकर। हाँ, इतना दिमाग उसी में रह गया था। तो उनके साथ तो बहुत मज़ा आने लगा था। फिर उन्होंने मेरे को जब अप्रोच किया एज एन कोच, तो पहले तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे को लगा कोचिंग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे कोचेस ने तो मेरे को ध्यान नहीं दिया। तो मेरे कुछ दोस्तों यारों ने बोला कि अगर बैरी सर से पूछ रहे हैं तो कुछ देखा होगा तेरे में। फिर मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनको हाँ बोला। मैंने कहा मैं कुछ टाइम तक करके देखूँगा, अगर मुझे मज़ा आया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं। और मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे इतना मज़ा आया कि आज इतने साल हो गए मैं कोचिंग कर रहा हूँ। उनके साथ भी 16 साल तक मेरा। 2017 में मैंने बैरी सर को छोड़ा। मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा था मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि, लेकिन आप बार बार उसी में लेके आ रहे कि मैं इसका, तो बताना चाहेंगे क्या है एग्जैक्टली? वो क्या है? लर्निंग डिसलेक्सिया होता है। 2.5 साल की बच्ची मेरी है,
क्या है ये एग्जैक्टली? सी डिसलेक्सिया अलग अलग तरीके का होता है। फेस डिसलेक्सिया होता है, कलर डिसलेक्सिया होता है, रिमेम्बरिंग डिसलेक्सिया होता है, वर्ड्स नहीं पहचानना, अलग अलग तरीके के डिसलेक्सिया होते हैं। सो उसमें क्या होता है कि आप पैटर्न नहीं समझ पाते। कई बार आप, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कई लोगों को इतना सीवियर डिसलेक्सिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उठ के जाएंगी, वापस आएंगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे को फेस याद नहीं है, फेस डिसलेक्सिया है, या फिर पैटर्न डिसलेक्सिया है, या फिर नंबर्स का डिसलेक्सिया है, या याद करने का, मेजरली लोगों को, बच्चों को याद करने का होता है, या लिखने का प्रॉब्लम। जैसे मैं क्या करता था कि अगर मुझे एंड लिखना है तो मैं AND भूल गया, तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ डी में, तो मैं बना रहा हूँ B, अच्छा। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या था क्या, और कई बार ऐसे अटक गया कि क्या हो गया, और मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ उसकी वजह से। तो मैं आगे के वर्ड्स नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ एक अल्फ़ाबेट में फंस गया हूँ। और अभी भी होता है मेरे साथ कि मैं लिखने लगूँ तो मैं गलत लिख रहा हूँ, पर मैं बढ़ता जाता हूँ। अब मैंने ये सीख लिया कि मैं बढ़ता जाऊँगा, मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा थॉट रुक जाता है। नहीं तो चाहे वो गलत ही लिख रहा हूँ, करेक्शन में बाद में देख लूँगा, पर मैं लिखता चला जाता हूँ। तो बोलेगा अच्छा कि आपने क्लियर किया। मैंने Right, सोचा था कि नहीं पूछना है, क्वेश्चन नहीं, ही पर नहीं बहुत पूछना। सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं, और ये तो नहीं, पूछना मैंने सही है, ये तो बहुत सही बात है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि उनके बच्चों को है, और काफ़ी सारे बच्चों को होता है, और वो उनको ज़बरदस्ती पढ़ाते जाते हैं। वो उसके उनको पढ़ाने के अलग तरीके हैं, उनको पढ़ाने के, उन बच्चों को पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड डिसलेक्सिक रहे हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे प्लेयर्स, आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स, पेंटर्स डिसलेक्सिक रहे हैं, बिजनेसमैन बड़े बड़े, तो वो डिसलेक्सिक रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ऋतिक कोई, रोशन को मैंने सुना हकलाने की प्रॉब्लम थी। हाँ ऋतिक रोशन को हकलाने की, हाँ, या तो वो उनकी शायद उम्र के साथ वो सही होगा, तो हम तो देखते नहीं, हैं पर उन्होंने बहुत मेहनत करी उस बात में। हाँ, और तो आप अगर बच्चे को शुरू से समझ आ जाए कि ये डिसलेक्सिया है, या पेरेंट्स को समझ आए, तो वो उनको नए अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है, और वो बहुत ही कमाल, क्योंकि उनका कुछ और तरीके का सेंस बहुत ही हाई होता है कि, और एक्सप्रेशन किसी और, जैसे मैं पेंटिंग करता था, मैं अपने आप ही पेंटिंग करता था, ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ सिखा रहा था, मैं अपने आप ही खुद ही लगा पड़ा था है। और वो क्यों कर रहा था? क्योंकि मेरे को कहीं से एक्सप्रेशन चाहिए था, मेरे को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं से एक्सप्रेशन, वो मेरा पेंटिंग एक्सप्रेशन था। सो आई वुड से कि अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने की, तो उसको मार कर और उसको गुस्सा कर और उसको बोलो तेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तू बेवकूफ़ है, तू ये नालायक है, पहले एक बार ले जाओ उसको, किसी से पूछ लो कि क्या पता उसको डिसलेक्सिया हो, और या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसकी लर्निंग एबिलिटी में अगर प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा। दैट्स अनदर प्रॉब्लम पीपल, पेरेंट्स को लगता है कि वो सीख नहीं रहा है, याद नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बहुत सारे कमाल लोग डिसलेक्सिक हुए हैं, या उनको ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, एंड फिर भी वो कुछ बन गए हैं। तो वो माइंडसेट से भी हटना पड़ेगा। और यहाँ पे इंडिया में बहुत कम, एंड आई एम थैंकफुल टू आमिर खान कि उन्होंने तारे ज़मीन पे जैसी फिल्म बनाई, जिससे लोगों को पता, मेरे पास, मैं जैसे अभी आप पूछ रहे हैं डिसलेक्सिया क्या है, तो मैं तारे ज़मीन पे बोलता हूँ तो लोगों को समझ आ जाती है, विच इज़ अ गुड रेफरेंस, कि चलो वो एक रेफरेंस है, एक फिल्म है जिससे आप समझ जाते हैं कि क्या है। नहीं तो मेजरली लोगों को पता ही नहीं है, अभी भी नहीं पता। मेरे को ये बोला जा रहा था कि A फॉर एप्पल, मेरे को नहीं समझ आ रहा है, अब मेरे हाथ में एप्पल दे दिया होता कि इसको सूंघ लो, इसको फील कर लो बॉडी पे, हाँ इसको खा लो, राइट, इस खाते टाइम इसको सुन भी लो कैसी आवाज़ आ रही है, तो आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम मैं बोलता A फॉर एप्पल, राइट। पर मुझे सिखाया जा रहा था किताब से A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, अब याद ही नहीं आ रहा, जब पढ़े बोलने जा रहे हैं A फॉर क्या है, लॉस्ट। तो मेरे को और सेंसेस से काम करवाया होता तो शायद बढ़िया होता, मेरे को एक्सपीरियंशियल काम करवाया होता देन इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता है राइट ना कि हुआ क्या। तो आपका कैसे ये सही कैसे हुआ? जैसे सही अभी नहीं, भूल मतलब जाते हैं, सही लेकिन नहीं हुआ, पर मेरे को पता है अब वो है, तो जब पता होता है तो फिर आप उसके दूसरे रास्ते से काम करने लगते हैं, ठीक है, आपको पता है कि है। और मुझे भी बहुत सालों बाद जब मैं बैरी सर के पास जाने लगा, तब मुझे पता लगा था, जब मैंने डायग्नोस करवाया तब मुझे पता लगा था कि डिसलेक्सिया है, राइट। अदरवाइज नहीं तो मुझे पता ही नहीं था, हम तो ये सोचते थे हम निकम्मे हैं, हमको आता नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट, क्योंकि सबसे यही सुना था कि ऐसे ही होता है।
पर ये नहीं पता था कि डिसलेक्सिया, और वो भी नहीं पता था क्या होता है भाई डिसलेक्सिया। फिर पढ़ा उसके बारे में, समझा, जाना, तो समझ आया कि ओह बहुत बच्चों को होता है। तो फिर अब तो रिसेंटली फिल्म भी बन चुकी है उस पर। अब जैसे कहते थे कि पढ़ाई में कमज़ोर था तो पेंटिंग किया करता था, तो कुछ पेंट किया आपने? स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा था। अच्छा। स्पोर्ट्स खेलता था बहुत, मार्शल आर्ट करता था, स्पोर्ट्स खेलता था, और पेंटिंग करता था। मतलब बहुत अच्छा पेंटिंग नहीं था, पर एक ग्रिड पेंटिंग करता था जो बहुत ही लो लेवल की पेंटिंग होती है, पर वो करता था। अपना रुझान था कि किसी की फ़ोटो उठाई, उसको ग्रिड बनाया, और फिर उसको मोबाइल पे भी ग्रिड आता है तो उसको ग्रिड पेंटिंग कहते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं थी, पर ग्रिड पेंटिंग करता था। और एक पेंटिंग मैंने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें गणपति जो हैं वो बांसुरी बजा रहे हैं, तो वो मैंने पहली बार देखा, मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किया। तो मैंने उसको एल्युमिनियम शीट पे बनाया था, उसको कार्व करके बनाते हैं पीछे से, और उसमें 12 दिन लगे थे, सुबह से शाम में बैठता था, और उसको फ्रेम करके मैंने बैरी सर को दिया था उनके बर्थडे पे। उनको बहुत अच्छी लगी, वो बहुत खुश हुए कि हाउ डिड यू। उसको एल्युमिनियम शीट होती है, उसको पीछे से टूल से कार्व करा जाता है, पहले उस पर ड्राइंग की, फिर कार्व किया जाता है, फिर कोई ऑयल होता है उससे उसको कलर किया जाता है। और वो मैंने बनाया था, तो वो बैरी सर को दिया तो उनको बहुत पसंद आई। तो जैसे जैसे आप जब थोड़ा सा पेंटिंग कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो घर वालों का रिस्पॉन्स कैसा होता था? सपोर्ट? थोड़ा तो प्रॉब्लम होती थी उनको, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी, और फादर भी चाहते थे कि मैं पढ़ूं। पेरेंट्स चाहते ही हैं कि पढ़े बच्चा, ताकि उनको लगता है कि आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। और अपनी तरफ से वो भी ठीक है, उनको भी पता नहीं है कि क्या है डिसलेक्सिया, उनको लोगों को नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। सो वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कभी कुछ कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ करने की कोशिश करी, ट्यूशन्स रखे, ये करा वो करा, बट नहीं हो पा रहा था, उनको पता ही नहीं था। मेरी कंप्लेंट पेरेंट्स से नहीं, टीचर्स से ज़्यादा थी, कि टीचर्स जो थे ना वो थोड़े से डिसरिस्पेक्टिंग थे, वो पुट डाउन करते थे। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं, मतलब वो मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे सर्वाइव करो उस टाइम। तो वो वाली बात थी। तो कोचिंग कोई भी देने लगता था ना, तो फिर उसको हम ऐसे कर देते थे, बस अब हमें मत दो, हमें सब पता है। तो अब जैसे कि आप एक मुकाम पे पहुंच गए हो, वो टीचर्स का फ़ोन हो रहा था कभी? नहीं, कभी भी नहीं, किसी का भी नहीं। मैंने बहुत स्कूल बदले, क्योंकि मैं बहुत फेल हुआ, तो बहुत सारे स्कूल बदले, कोई भी मुझे याद नहीं रखता। शायद उनको याद भी हो, तो किसी का आया नहीं मेरे पास। कॉलेज गए नहीं? कॉलेज में नहीं गया। स्कूलिंग कहाँ तक? 12th क्लास तक करी, फर्स्ट ईयर भी नहीं गया, और फिर उसके बाद एक्टिंग शुरू करी, और एक्टिंग बैरी सर के साथ करता रहा। फिर आप कॉलेज नहीं गए, स्कूलिंग 12th तक करी, बच्चों को एक्टिंग के गुण सिखा रहे हैं, ठीक है, मुंबई में आपका जो जी, टीचर का कैसे खुद कैसे फील होता है? बहुत ही बढ़िया। मेरे को लगता है मेरे लिए वो बहुत बड़ा सेल्फ एक्सप्रेशन है, मेरे को बहुत कनेक्शन फील होता है, और स्टूडेंट जब अपने आप को ऑनेस्टली एक्सप्रेस करता है तो आई फील वेरी अलाइव, वेरी वेरी अलाइव। मेरा फर्स्ट पैशन वही है, और मुझे बहुत मज़ा आता है टीचिंग करने में, और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में, ह्यूमन साइकी को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो मेरे से भी जुड़ा हुआ है कि मैं अपने आप को समझता रहा, और अब मेरे को उनको समझने में, या उनको ये मोटिवेट करने में कि आप अपने आप को कैसे समझें, अपने आप के और ज़्यादा डीपर कैसे जाएं, टू नो योर सेल्फ एंड टू फ्री योर सेल्फ। अगर मैं ये कर पाऊँ तो मेरे को बहुत मज़ा आता है। यू नो, ये ऐसे आपने भी बोला कि डिसरिस्पेक्ट करते थे आपके टीचर्स ही, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो, Right. नथिंग। राइट, सेम वही है कि जैसे आपके पास बच्चे आते हैं एक्टिंग सीखने के लिए, Right. उनको भी फील होता हो गया मैं तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपको स्क्रीन पे देखते हैं Right. कि वो क्या सॉलिड एक्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उनको आप जस्टिफाई ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, राइट, बहुत ज़्यादा। कि भाई मैंने वो झेला है, तुम्हें नहीं झेलने दूंगा। राइट, ये मुझे लगता है कि बहुत कम लोग सोचते हाँ, हैं मेरा ऐसा। स्टैंड बहुत स्ट्रांग है स्टूडेंट के लिए, और मैं उनको उनकी तरह देखने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ कि ऐसे ही एक्टिंग होगी, मैं पहले देखता हूँ कि वो इंसान कहाँ से आ रहा है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, उसके मॉरल्स क्या हैं, वो किस तरीके का इंसान है, उसको किस तरीके से समझ आती है,
उसके शहर की और उसके गांव की खुशबू आ रही होती है उसके पास से, उसके खुद के वैल्यूज़ होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यही लेकर आना है, तुमको बदलना नहीं है, तुमको मेरे जैसा नहीं बनना है या किसी और कोच के जैसा या किसी और एक्टर के। इसको अपनी यूनिकनेस को दिखाना है, राइट। जैसे वो है ना, यू आर एज यूनिक एज योर फिंगरप्रिंट एंड यूनिकनेस इज़ व्हाट यू हैव टू कंट्रीब्यूट। यू आर नॉट द ओनली थिंग यू हैव, यू आर द बेस्ट थिंग यू हैव, राइट। तो मैंने वो एरिक मॉरिस की बुक में पढ़ा है। ऐसा कौन सा एक्टर है इसके साथ अभी काम करने की चाहत नहीं होती है कि मैं इसके साथ काम करूं या फिर इस डायरेक्टर के साथ काम करूं? डायरेक्टर तो बहुत सारे हैं, फिर एक को बोलूँगा तो दूसरे तो नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर कोई एक्टर एक्टर मैं इरफान खान साहब के साथ बहुत मेरी दिल था कि मैं उनके साथ काम करूं, जो मैं कर नहीं पाया, और वो मेरे रिग्रेट है एक तरीके। मतलब मेरे को एक ऐसा लगता है कि रिग्रेट नहीं, पर जानना चाहता था वो इंसान कैसे अपने काम में भी जाता है और उस टाइम कैसे सेट पे कैसे रहता है, उसका प्रोसेस क्या है। मैं उनसे बात करना चाहता था, वो मैं कभी मौका नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ही वॉज वेरी इवॉल्व एज एन एक्टर। मुझे लगता है कि वो बहुत ही अपने आप को खोज रहे थे और कुछ स्पिरिचुअल हो गया था वो एक्टिंग में। आदमी जिस तरीके से वो देखता था, लोकेशन को देखता था, जिस तरीके से लोगों को देखता था, कुछ अलग था, बहुत ही सुंदर था। मिले आप? हाँ, मिला था। हाँ, एक बार बैरी सर, जब मैं बैरी सर के साथ पढ़ाता था, वहाँ पे स्कूल में आए थे एज ए गेस्ट लेक्चर, तो उनसे मिला था मैं। तो एक ही बार मिला हूँ। आंखें बिल्कुल हूबहू आपकी तरह है, बिल्कुल हूबहू तो हाँ, नहीं, मैं पर हाँ होंगी। हाँ, नहीं, आप बड़ी-बड़ी। देखिए एक बार, अपनी देखना एक बार आप, हाँ हाँ, वो जो आंखों का एक्सप्रेशन है ना, नहीं, वो जुबान से पहले जो आता है वो लाजवाब है। अच्छा, मैं जो घर का ये आपको देख रही हूँ, मैं आपको बता दूँ ये इंटरव्यू सौरभ सचते कि दिल्ली वाले घर पे चल रहा है। तो ये जो ये सब आपने करा, अंकल से मैं बात कर रही थी, तो ये क्या है, नहीं ऐसे शौक मैं एक है दिन या एक- फिर हैं? शौक है? क्योंकि शौक है, पर एक दिन ऐसे ही कनॉट प्लेस गए हुए थे, तो हमने बोला कि कुछ घर के लिए होना चाहिए। अभी भी पूरा डन नहीं है और भी करवाना है। तो ये कुछ पता उठ के नहीं देखो, किस चीज़ का मटेरियल होता है, मुझे नहीं पता। और ये जरी है। जरी, हाँ। तो मैंने उसको लिया, मैंने बोला इसको फ्रेम करवा देते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। और फिर मैंने फ्रेम करवा दिया तो वो वाकई सुंदर लगने लगा। मैंने यहाँ लगवा दिए तो मम्मी को बहुत बढ़िया लगा। तो अभी भी कई वॉल्स इनकम्प्लीट हैं, पर ये वाली जैसे ही तो ये जरी क्या आप गए थे पर्सनली खरीदने या हाँ फिर हाँ, मैं पर्सनली खरीदने गया। कहाँ से? चांदनी चौक? हाँ, चांदनी चौक, कनॉट प्लेस है शायद। तो वहाँ से खरीदा और फिर उस पर फ्रेम व्रेम करवाया, और मैंने कहा लगा, बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो ये अच्छा लगा है। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया मेरा भी, तो भाई अच्छा, और भी है? हाँ हाँ, सेक्रेड गेम में अपने सुलेमान ईसा का रोल प्ले किया था। हाँ जी, वो तो इतनी पुरानी बात हो गई। कोई बात नहीं सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस। क्योंकि सेट पे कैसा माहौल था, कैसे? फ्री, अनुराग सर के सेट पे बहुत ही फ्री और प्रोफेशनल माहौल होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। एक्टर्स डायरेक्टर, वो बिल्कुल एक्टर को पता नहीं काम करवा लेते हैं किसी तरीके से, बिना उनको इंस्ट्रक्ट किए कुछ, तो वो माहौल बना देता है, आदमी की माहौल बन जाता है। और जैसे ही उनको शॉट मिलता है तो वो कुछ अलग तरीके की बॉडी लैंग्वेज होती है उनकी आसपास। सो ही इज़ अ वेरी इवॉल्व्ड डायरेक्टर, एंड द वे ही अंडरस्टैंड एक्टर, और जिस तरीके से वो अपनी स्क्रिप्ट को समझते हैं, अपने सब्जेक्ट को समझते हैं, वो बहुत कमाल लगता है। मतलब उनके साथ बार बार काम करने का दिल करता है कि हाँ। अच्छा, डायरेक्टर तो वो शानदार रही हैं। आपने महाराजा देखी होगी, हाँ, उनकी जो एक्टिंग हाँ, कैसी देखी आपने? नहीं मैंने देखी नहीं। ये देखी। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे चाहती हूँ। और भी चीज़ है। मेरे YouTube चैनल का नाम है बॉलीवुड कट अनकट। बॉलीवुड का कट अनकट, बॉलीवुड कट अनकट, बॉलीवुड कट अनकट, कट ठीक है? अनकट। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज प्लीज बोलो। तो इनके चैनल का नाम है बॉलीवुड कट अनकट। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरा ये इंटरव्यू देखिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।